तो आज मैं आपको एक ऐसी फोन ऐप के बारे में बताऊंगा जो चैट्स, कॉल्स, फोन में होने वाली हर एक एक्टिविटी के अलावा आपकी एग्जैक्ट लोकेशन, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ जाते हैं, कब सोते हैं, कब जागते हैं, आपकी इन सभी एक्टिविटीज पर नजर रखती है। और ये ऐप आपके फोन से जो डेटा कलेक्ट करती है वो इनक्रिप्टेड बिल्कुल नहीं होता। इवन इस ऐप को बनाने वाली कंपनी आपका ये सारा डेटा गवर्नमेंट के साथ शेयर करती है। तो अगर आपके फोन में ये ऐप है तो आपकी प्राइवेसी खतरे में है। लेकिन इस ऐप के बारे में जानने से पहले आपको इस ऐप को बनाने वाली कंपनी के बारे में जानना बेहद जरूरी है। गूगल, फेसबुक, अमेज़न, एप्पल, टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, इन सभी कंपनीज के बारे में तो आप अच्छे से जानते ही होंगे, लेकिन शायद आपने चाइनीज कंपनी टेंसेंट के बारे में नहीं सुना होगा। टेंसेंट कंपनी की नींव इस कंपनी के फाउंडर पोनी मा ने 1998 में रख दी थी, लेकिन इस कंपनी ने पहचान बनाई 1999 में, जब इस कंपनी ने OICQ के नाम से इंस्टेंट मैसेंजर चैट सर्विस लॉन्च की थी, जिसके अकाउंट में लॉगिन कर दो लोग आपस में चैट के थ्रू प्राइवेट कन्वर्सेशन कर सकते थे। लेकिन इस ऐप के लॉन्च होने के 9 महीने बाद ही पोनी मा को एक लॉ सूट का सामना करना पड़ा था, क्योंकि OICQ ऐप का आइडिया पोनी मा ने पूरी तरह एक इजरायली कंपनी का चुराया था। 1996 में कुछ इजरायली डेवलपर्स ने ऐसे ही इंस्टेंट मैसेजिंग चैट सर्विस लॉन्च की थी जिसका नाम था ICQ, लेकिन 1998 में अमेरिकन कंपनी AOL द्वारा ICQ को एक्वायर कर लिया गया था। और ये वो दौर था जब चाइना फॉरेन एप्स और प्रोग्राम्स की कॉपी बनाकर चाइना में लॉन्च कर रहा था। जैसे गूगल की कॉपी कर बाइडू बना दिया, eBay की कॉपी कर अलीबाबा बना दिया, ट्विटर की कॉपी कर वेबो बना दिया था, और टेंसेंट ने चैट सर्विस ICQ को कॉपी कर उसमें O जोड़ दिया और OICQ के नाम से चाइना में लॉन्च कर दिया। लेकिन 1999 में ही AOL ने पोनी मा को ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट का नोटिस भेज दिया था और लीगल लॉ सूट की भी थ्रेट दी थी। और OICQ एक फ्री चैट सर्विस थी जो कि अब तक मोनेटाइज नहीं हुई थी, जिसको आगे कंटिन्यू करने के लिए पोनी मा को इन्वेस्टर्स की जरूरत थी। लेकिन OICQ AOL के साथ एक लीगल बैटल में फंसता जा रहा था, जिसकी वजह से इन्वेस्टर मिलना मुश्किल हो रहे थे। लेकिन एक समय पर आकर एक एसेट मैनेजमेंट फर्म IDG कैपिटल ने टेंसेंट में इन्वेस्ट करने का फैसला किया। और दूसरी चीज, AOL के साथ लीगल बैटल से बचने के लिए पोनी मा ने OICQ का नाम बदल कर QQ कर दिया। लेकिन अब तक OICQ ने 1 मिलियन यूजर्स गेन कर लिए थे और यूजर्स के नंबर रैपिडली ग्रो करते ही जा रहे थे। और आने वाले कुछ ही सालों में QQ ने 50 मिलियन यूजर्स क्रॉस कर लिए थे। तो अब बारी आती है टेंसेंट की QQ से पैसे कमाने की। तो 2002 में पोनी मा ने QQ की फ्री रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप को खत्म कर दिया और अब से QQ को यूज करने के लिए यूजर्स को पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन टेंसेंट का ये दाव उल्टा पड़ गया और उन लोगों ने पैसे देकर QQ की सर्विस को यूज करने में इंटरेस्ट नहीं लिया। और 2003 में पोनी मा को QQ की सर्विस को फिर से फ्री करना पड़ा। लेकिन टेंसेंट को किसी भी तरह QQ को मोनेटाइज तो करना ही था, पैसे तो कमाने ही थे। फिर टेंसेंट ने वही किया जिसमें वो माहिर है। इसी बीच टेंसेंट को एक कोरियन वेबसाइट sayclub.com के बारे में पता चलता है और इस वेबसाइट के अंदर अवतार क्रिएट करना, पर्सनलाइज हेयर स्टाइल, फेशियल एक्सप्रेशन, क्लोथिंग, ये सारे फीचर्स मौजूद थे। और टेंसेंट ने इन सारे फीचर्स की कॉपी बनाकर QQ में ऐड कर दी और यूजर्स के लिए ये सारे फीचर्स बाय करने के लिए एक बहुत छोटी फी रख दी, जिसकी कीमत सेंट्स में थी। और QQ के ये न्यू फीचर्स चाइनीज यूथ में काफी फेमस होते चले गए और अब QQ ने वर्चुअल आइटम्स बेचकर पैसे बनाने शुरू कर दिए थे। और इन छोटी छोटी ट्रांजैक्शंस ने टेंसेंट कंपनी के लिए काफी बड़ा रोल प्ले किया और साथ ही QQ ने 100 मिलियन यूजर्स भी गेन कर लिए थे। लेकिन टेंसेंट की टेंशन फिर से बढ़ने लगी थी, क्योंकि इस बार इसका कंपटीशन था 100 बिलियन कॉर्पोरेशन माइक्रोसॉफ्ट के साथ। 2004 में माइक्रोसॉफ्ट ने MSN चैट सर्विस को चाइना में लॉन्च किया, जिसका टेंसेंट की QQ से डायरेक्ट कंपटीशन था। माइक्रोसॉफ्ट की MSN चैट सर्विस काफी प्रोफेशनल थी और स्ट्रीमलाइंड भी थी, जिसकी वजह से MSN चाइना में बिजनेसेस और स्टूडेंट्स के बीच काफी पॉपुलर होने लगा और MSN चैट का यूज चाइना के ऑफिसेज में भी किया जाने लगा। लेकिन MSN की चाइना में एक प्रॉब्लम थी, वो थी उसकी स्लोअर डिसीजन मेकिंग, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक बड़ी कंपनी थी और MSN चैट सर्विस में छोटे से छोटे अपडेट या चेंजेस के लिए एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करना पड़ता था और अमेरिका माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर से परमिशन लेनी होती थी, तब जाकर कोई चेंजेस होते थे, जिसमें काफी समय जाता था। जैसे MSN का एक आइडिया था कि यूजर अगर ऑफलाइन हो तो उसको मैसेज रिसीव हो जाए और जब वो वापस ऑनलाइन आए तो वो उसको देख पाएगा।
लेकिन MSN का ये आइडिया ही रह गया और टेंसेंट ने 2 हफ्तों के अंदर ऐसा ही सेम फीचर QQ में ऐड कर दिया, जो बहुत ही जल्द काफी पॉपुलर भी हो गया। क्योंकि टेंसेंट माइक्रोसॉफ्ट के मुकाबले काफी फास्ट थी, वो चाइनीज लोगों के हिसाब से बहुत जल्द QQ में अपडेट कर दिया करती थी। और यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ने एक गलती और की थी, MSN चैट को MSN लाइव में कर दिया था, जिसको ओपन करने के लिए यूजर को वेबसाइट में जाना पड़ता था, जिससे यूजर कंफ्यूज होने लगे थे और वो लोडिंग होने में भी टाइम लेता था। कुल मिलाकर MSN चाइना में टेंसेंट के आगे नहीं टिक पाया और इस बैटल में टेंसेंट ने माइक्रोसॉफ्ट को हरा दिया। अब टेंसेंट की बारी थी गेमिंग की दुनिया में आगे बढ़ने की। चाइना में बाहर की एप्स बैन है, जैसे गूगल, यूट्यूब, फेसबुक एक्सेट्रा, क्योंकि चाइना अपनी ही लोकल कंपनीज को प्रमोट करता है। दूसरी चीज, चाइना में पॉलिसी है कि अगर कोई फॉरेन कंपनी चाइना में बिजनेस करना चाहती है तो उसको किसी चाइनीज कंपनी को पार्टनर बनाना होगा। इसी पॉलिसी की वजह से विदेशी गेमिंग कंपनीज ने चाइना में एंटर होने के लिए टेंसेंट को पार्टनर बनाया। लेकिन कुछ समय बाद टेंसेंट ने उन विदेशी गेमिंग कंपनीज पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि या तो वो अपनी ओनरशिप टेंसेंट को बेच दे, वरना टेंसेंट उनके गेम की कॉपी बनाकर चाइना में लॉन्च कर देगा। कुछ कंपनीज ने टेंसेंट की बात मान ली और कुछ चाइना छोड़कर चली गईं, और टेंसेंट ने उन गेम्स का चाइनीज वर्जन बनाकर चाइना की मार्केट में फ्री में लॉन्च कर दिया। गेम तो यूजर्स के लिए फ्री थे, लेकिन उसमें कुछ फीचर्स थे जैसे एक्स्ट्रा लाइफ या अपग्रेडेशन, जिसके लिए यूजर्स को पे करना पड़ता था। और देखते ही देखते टेंसेंट गेमिंग की दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन गई। और आज हम दुनिया के टॉप मोस्ट गेमिंग कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो उस लिस्ट में टेंसेंट का नाम सबसे ऊपर है। रेडिट, टेस्ला, स्पॉटिफाई, स्नैपचैट, इनके अलावा हंड्रेड्स ऑफ एप्स ऐसी हैं जिनमें टेंसेंट का इन्वॉल्वमेंट है। पबजी गेम और टिकटॉक भी टेंसेंट की ही एप्स हैं। इसके अलावा टेंसेंट की म्यूजिक कंपनी भी है, टेंसेंट ई स्पोर्ट्स में भी है और टेंसेंट हॉलीवुड मूवीज प्रोडक्शन में भी है। और इनके अलावा और भी बहुत से बिजनेस है जिनमें टेंसेंट का इन्वॉल्वमेंट है। और आज इस कंपनी की नेटवर्थ $420.48 बिलियन है। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो ह्यूमन राइट्स पर फोकस करती है। इसने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें 11 कंपनीज द्वारा चलाई जा रही वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलर मैसेजिंग एप्स को उनके डेटा के प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के हिसाब से रैंक किया था, जिसमें फेसबुक को स्कोर किया गया था 73 आउट ऑफ 100, एप्पल 67 आउट ऑफ 100, टेलीग्राम 67 आउट ऑफ 100, गूगल 53, लाइन 47, वाइबर मीडिया 47, काकाओ 40, माइक्रोसॉफ्ट 40, स्नैपचैट 26, ब्लैकबेरी 20 और टेंसेंट 0। यानी अगर आपका डेटा किसी ऐप के जरिए टेंसेंट कंपनी तक पहुंच गया है तो उसकी प्राइवेसी 0 है। तो अब मैं आपको उस ऐप के बारे में बताऊंगा जिसका टेंसेंट को इस मुकाम तक पहुंचाने में बहुत बड़ा रोल है। उसका नाम है वीचैट। वीचैट चाइना में ऑल इन वन है। चाइना के लोग बिना वीचैट के अधूरे हैं। वीचैट ऐप चाइनीज लोगों के लिए सब कुछ करती है। जैसे हम अलग अलग ऐप्स यूज करते हैं जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, नेटफ्लिक्स, उबर, स्पॉटिफाई, टिंडर, यूट्यूब, पेपैल, जूम, अमेजॉन, इन सभी ऐप्स का काम चाइना में सिर्फ एक अकेली ऐप करती है जिसका नाम है वीचैट। यही कारण है कि चाइना में वीचैट के 1 बिलियन यूजर्स एक मंथ में ही हिट कर जाते हैं। इसीलिए चाइना में 1.3 बिलियन पीपल यानी चाइना की 80% ऑफ पॉपुलेशन वीचैट यूज करती है, वो भी ऑन एन एवरेज दिन में 4 घंटे, जबकि अमेरिकन पॉपुलेशन सारी एप्स ही दिन में 2 घंटा यूज कर पाती है। इसीलिए वीचैट के थ्रू यूजर की एग्जैक्ट लोकेशन, बैंक हिस्ट्री, ब्राउजर हिस्ट्री, कॉल हिस्ट्री, चैट हिस्ट्री, ये सारा डेटा टेंसेंट कंपनी के थ्रू चाइनीज गवर्नमेंट के पास पहुंचता है। वीचैट पर जो चैट की जाती है, टेक्स्ट या इमेज सेंड की जाती है, या उस चैट में आपने चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ लिखा है या चाइनीज गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया है, तो मैसेज डिलीवर ही नहीं होगा। अगर वो डिलीवर्ड हो जाता है तो आपको जेल भी हो सकती है या आप डिसअपेयर भी हो सकते हो, जैसा चेन शाओली नाम के व्यक्ति के साथ हो चुका है। इस व्यक्ति का कसूर सिर्फ इतना था कि इसने वीचैट ग्रुप में एक गवर्नमेंट ऑफिशियल की ओर इशारा करते हुए एक जॉक क्रैक कर दिया था, जिसके 5 दिन बाद चाइनीज पुलिस द्वारा इस व्यक्ति को डिटेन कर लिया गया था। इतना ही नहीं, चाइनीज गवर्नमेंट खुद ये कंफर्मेशन भी देती है कि वो वीचैट की डिलीटेड कन्वर्सेशन भी एक्सेस कर सकते हैं, वो भी बिना यूजर और कोर्ट की परमिशन के।
वैसे तो सभी चाइनीज कंपनीज चाइनीज गवर्नमेंट के साथ डेटा शेयर करती हैं, लेकिन टेंसेंट तो मानो जैसे चाइनीज गवर्नमेंट के लिए ही काम कर रही है। बताया जाता है कि टेंसेंट कंपनी के थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज चाइनीज गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जो डिसीजन मेकिंग करते हैं। क्योंकि कोविड आउटब्रेक के दौरान कलर कोडेड सॉफ्टवेयर सिस्टम लॉन्च किया गया था जो कि 2 ऐप्स में काम करता था, अलीबाबा की अलीपे पेमेंट ऐप में, दूसरा टेंसेंट की वीचैट में, जिसमें ग्रीन कोड यानी सेफ, येलो कोड यानी 7 डेज क्वारंटीन और रेड कोड यानी 14 डेज क्वारंटीन। सिर्फ एक सिंगल ऐप वीचैट की वजह से टेंसेंट कंपनी और चाइनीज गवर्नमेंट मिलकर पूरी चाइनीज पॉपुलेशन पर नजर रखती है। यही वो कारण है कि जो वीचैट को वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सर्विलांस टूल बनाती है। और नेशनल सिक्योरिटी की वजह से ही इंडिया ने 54 चाइनीज ऐप्स को इंडिया में बैन किया था, इंक्लूडेड पबजी, टिकटॉक एंड वीचैट। और ऐसा ही कुछ यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप ने भी किया था। तो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।